वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। तो वियतनामीज फ्रेंच कोलोनियलिज्म को अलग अलग लेवल पर रेजिस्ट कर रहे थे, पर सवाल ये था कि क्या उन्हें मॉडर्न बनने के लिए वेस्टर्न कल्चर अपना लेना चाहिए। तो इस सवाल पर अलग अलग जवाब आए। कुछ का कहना था उन्हें वियतनामीज ट्रेडिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेस्टर्न कल्चर को रेजिस्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ का कहना था उन्हें फ्रेंच कोलोनियलिज्म को हटाना चाहिए, पर सिविलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्हें वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहिए। तो इन अलग अलग विचारधाराओं के साथ दो नेता उभरे। पहला था फान बोई चाउ, जो वेस्टर्न कल्चर को अपोज कर रहा था, और दूसरा जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहता था और फ्रेंच के सीखने की इच्छा रखता था। उसका नाम था फान चू ट्रेन। यार ये तो नाम कम गाली ज्यादा लग रही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि दोनों भाई साहब में क्या क्या डिफरेंसेस थे, यानी इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या क्या थे। सिर्फ 5 छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, तुरंत याद हो जाएंगे। तो फान बोई चाउ मोनार्क को एक्सेप्ट करता था, वहीं फान चू ट्रेन मोनार्क को ओवरथ्रो करना चाहता था। ये मोनार्की के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करना चाहता था, और वहीं फान चू ट्रेन ने मोनार्की के खिलाफ अपराइजिंग का प्लान बना रखा था। फान बोई चाउ मोनार्की की मदद से फ्रेंच रूल को अपोज करना चाहता था, वहीं ये भाई साहब मोनार्की या कोर्ट की मदद नहीं चाहते थे। फान बोई चाउ वियतनामीज कल्चर को सपोर्ट करता था और वेस्टर्न आइडियाज को अपोज करता था, और वहीं ये बंदा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम जैसे मॉडर्न आइडियाज को सपोर्ट करता था। फान बोई चाउ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एस्टेब्लिश करना चाहता था, और ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहता था। ये थे इनके बीच के 5 डिफरेंसेस, और इनमें जो सिमिलैरिटी थी वो ये थी कि दोनों फ्रेंच रूल को अपोज करते थे और वियतनाम को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। मैं फान बोई चाउ के कुछ कामों का जिक्र कर रहा हूं, क्या पता ये जिक्र तुम्हारे लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनके एग्जाम में आ जाए। फान बोई चाउ ने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई और उसका हेड उधर के प्रिंस को बनाया। फान बोई चाउ ने एक बुक भी लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वियतनाम नेशनलिस्ट के जापान और चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस थे। चाइना और जापान उनको रेफ्यूज देते थे जो फ्रेंच पुलिस से भाग रहे थे। वैसे रेफ्यूज का मतलब शेल्टर या प्रोटेक्शन होता है। इन कारणों से एक गो ईस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1907 और 8 में कुछ 300 वियतनामी स्टूडेंट मॉडर्न एजुकेशन के लिए जापान गए। नेशनलिस्ट जापान की मदद चाहते थे। जापान ने अपने आप को मॉडर्नाइज करा था और वेस्टर्न कोलोनियलिज्म को रेजिस्ट करा था। यही नहीं, 1907 में जब जापान की रशिया से लड़ाई हुई थी तो उसमें जापान जीता भी था। इससे उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर भी भरोसा किया जा सकता था। वियतनामी स्टूडेंट्स ने टोक्यो में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की एक ब्रांच खोल ली, पर 1908 के बाद जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको जापान से भगाने लगी। फान बोई चाउ समेत कईयों को छिपने चाइना और थाईलैंड जाना पड़ा। बताओ, फ्रेंच को भगाने जापान आए थे और इन्हें जापान से ही भगा दिया। घोर बेइज्जती। वियतनामीज नेशनलिस्ट चाइना से भी इंस्पायर हुए थे। जब 1911 में चाइना ने एक लंबी मोनार्क को ओवरथ्रो करके अपने आप को रिपब्लिक बनाया। इन डेवलपमेंट से इंस्पायर होकर वियतनामीज स्टूडेंट्स ने एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम फॉर्म करा। अब वियतनामीज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की जगह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना चाहते थे, और फिर वियतनाम का एंटी कोलोनियलिज्म मूवमेंट एक नई लीडरशिप में आया। कौन था वो बंदा जिसने वियतनाम की हिस्ट्री बदल दी
और जिसके कारण तुम ये हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो। नहीं नहीं बच्चों, गाली नहीं देते। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।